हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर वैभव श्रीवास्तव के साथ। और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी चैन। ठीक है, तो आ जाते हैं यार। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा, हम लोग डेली ये बात करते हैं कि जितने भी हमारे नए दोस्त हैं, अगर उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार फटाफट जाके पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको लाइव नोटिफिकेशन दरअसल क्लासेस की मिलती रहे टाइम टू टाइम। और गाइस, दूसरा चीज आज हम लोग बात करने वाले हैं डियर एसबीआई सीबीओ। जैसे कि आपको पता चल हो रहा होगा कि हम लोग इस एमसीक्यूज बैच को आगे चला रहे हैं। एमसीक्यूज बैच में क्या होगा कि आपके एमसीक्यूज तो होते ही हैं, साथ ही साथ उसका आर्टिकल भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सेम एज इट इज हम लोग पेड बैच में भी लेके चलेंगे, ऐसे सेम एज इट इज। क्यों? क्योंकि हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि दरअसल उससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का दरअसल पैटर्न क्या है, एंड उस पैटर्न से और क्या क्या है, उस क्वेश्चन उस आर्टिकल से और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। दोस्तों, सीबीओ का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है और आज 1 दिसंबर है। और आज आप मॉर्निंग में सबसे पहला हम लोगों ने ओरिएंटेशन क्लास लिया है 8 to 9 AM पर। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुड़े भी होंगे, उसकी रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको। ठीक है, तो आपको अगर हम बात करते हैं यहां पर, ठीक है गाइज, ये हम लोग का बैच है। ये बैच आपका, आप जुड़ सकते हो इस बैच के साथ, इस कोड के साथ Y307 कोड लगा के आप एनरोल करा सकते हो इस बैच में। ठीक है, ये सर्कल बेस्ड बैच या सर्कल बेस्ड ऑफिसर जो आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, ये दोस्तों इसमें ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों अवेलेबल है। ठीक है, आप इस बैच में एनरोल करा सकते हो। और ये आपकी पैनल चाहिए इंटरव्यू का, यानी कि इंटरव्यू के साथ ही साथ आपको एक गाइडलाइंस इंटरव्यू का भी मिलेगा, आपको मॉक भी दिया जाएगा अगर आप रिटन क्वालिफाई करते हो तो आफ्टर स्क्रीनिंग। ओके, तो ये बैच आप एनरोल करा सकते हो यार। यहां पे आते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम के लिए जा रहे हो तो आपसे ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, दरअसल ये हमारा नॉर्मल करंट अफेयर में भी है और एक बहुत बड़ी बॉडी है। ठीक है, क्या? वेयर विल टेस्ला ओपन इट्स फर्स्ट ऑफिस इन इंडिया? टेस्ला यानी कि स्पेस एक्स की बॉडी। ठीक है, टेस्ला स्पेस एक्स आप सभी लोग जानते होंगे। इसने अपना पहला ऑफिस, फर्स्ट ऑफिस इन इंडिया कहां ओपन किया? तो गाइज, इन्होंने अपना सबसे पहला ऑफिस कहां ओपन किया? पुणे, महाराष्ट्र में। कहां पर? पुणे, महाराष्ट्र। दोस्तों, पुणे, अभी आपको पता होगा, पुणे मेट्रो, अगर हम ऐसे बात करते हैं, पुणे मेट्रो इंडिया का एकमात्र ऐसा मेट्रो है जिसकी पूरी बॉडी एल्युमिनियम से बनी हुई है। ठीक है, दिल्ली मेट्रो में आयरन भी है, एल्युमिनियम भी है और अलग अलग मेटल्स भी लगे हैं, बट प्रॉपर एल्युमिनियम से बनी हुई बॉडी, ठीक है, वो आपका पुणे मेट्रो की है। दोस्तों, पुणे मेट्रो में आपने सुना होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आप लोगों ने वैक्सीन लगवाई होगी कोविशील्ड। कोविशील्ड वैक्सीन लगा होगा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इंडिया में ही उसको बनाया या बेचा था, कह सकते हो आप। दरअसल ये बनाया गया था, इसका जो फॉर्मूला था वो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर बनाया था। इंडिया में इसको परचेज करके किसने काम किया? कोविशील्ड ने। ठीक है, आपने एक नाम और सुना होगा, माइशील्ड। किसका नाम सुना होगा? माइशील्ड, सॉरी माफ कीजिएगा, क्या नाम था, देखो भूल गए, माई लैब्स, माफ कीजिएगा, इट्स माई लैब्स ने कोवी सेल्फ नाम का एक टिकट निकाला था। तो माई लैब्स, जिसके ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार है, उसका भी हेडक्वार्टर कहां पर है? पुणे, महाराष्ट्र में है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका डिटेल्ड है। ठीक है, एंड कहां पर ओपन किया है? कि पंचशील बिजनेस पार्क इन पुणे में। ठीक है, 5 साल के इन्होंने लीज पर लिया है इस ऑफिस को। अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर है डियर। अगला पॉइंट क्या है आपका कि विच शेड्यूल्ड हैज बीन मेड मैंडेटरी बाय द गवर्नमेंट फॉर एमएसएमई फार्मा कंपनीज? किसी भी एमएसएमई फार्मा कंपनी के लिए कौन सा शेड्यूल अनिवार्य कर दिया गया है? ठीक है, विच शेड्यूल हैज बीन मेड मैंडेटरी बाय द गवर्नमेंट फॉर एमएसएमई फार्मा कंपनीज? देखो, एमएसएमई की बात करते हैं, एमएसएमई जिसका पूरा नाम है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इंटरप्राइजेस। ठीक है, एमएसएमई, इसकी बात करते हैं दोस्तों। एमएसएमई में अगर हम बात करें तो इसमें मैंडेटरी कर दिया गया कौन सा शेड्यूल? इसमें कौन से शेड्यूल के अंतर्गत, यानी कि क्या होगा? गवर्नमेंट, इन्होंने मेंशन कर रखा है भाई, अगर आपको काम करना है एमएसएमई फार्मा सेक्टर में, तो अगर एमएसएमई कंपनी है आपको, तो इस शेड्यूल के अंदर आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, मैंडेटरी है। तो इट्स ऑप्शन ए, शेड्यूल एम। एमएसएमई की बात करें, एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? नारायण राणे। कौन है मिनिस्टर हमारे यहां के? नारायण राणे। नारायण राणे इज द करंट मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई मिनिस्टर कौन है? नारायण टाटू राणे या नारायण राणे। शेड्यूल एम के अंतर्गत इनको मेंशन किया गया है, आप यहां पे देख सकते हो। अगला पॉइंट, आरबीआई हैज अप्रूव्ड अमलगामेशन
ऑफ नवनिर्माण कोऑपरेटिव अर्बन बैंक विथ, देखो जब भी आरबीआई से रिलेटेड नाम आता है, आप अभी पढ़ोगे तो आपने नोटिस करोगे कि आपसे क्वेश्चन ऐसा डिस्कस, आरबीआई गाइडलाइंस, आरबीआई नोटिफिकेशंस, आरबीआई ने जो अभी कोई ड्राफ्ट रिलीज किया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन गाइज आपको देखने को ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो यहां पर आपको वही चीज है, उसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है आरबीआई ने अभी अप्रूव किया है अमलगामेशन ऑफ किसका, नवनिर्माण कोऑपरेटिव बैंक अर्बन बैंक एंड विथ किसके साथ, नवनिर्माण कोऑपरेटिव अर्बन बैंक एंड विथ किसके साथ। तो गाइस आरबीआई ने अभी अमलगामेशन के लिए अप्रूवल दिया है, ऑप्शन सी राजधानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के साथ। किसके साथ, राजधानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक। अब आपको ध्यान से सुनना है, यहां पर इसके पूरे आर्टिकल को पढ़ लो, बिल्कुल सेम एज इट इज आपका आरबीआई ग्रेड बी में भी हो, सॉरी आपका एसबीआई सीबीओ में भी ऐसे क्लास डिस्कस करेंगे हम लोग। अब देखो यहां पर क्या पूछा गया है कि अमलगामेशन के बारे में, अमलगामेशन यानी कि आपस में अपनी इच्छा से, अपने स्वेच्छा से ये लोग आपस में मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो यहां पर ये ध्यान रखना है, अमलगामेशन ऑफ नवनिर्माण कोऑपरेटिव अर्बन बैंक, ठीक है, अमलगामेशन ऑफ नवनिर्माण कोऑपरेटिव अर्बन बैंक विथ राजधानी, ठीक है, विथ राजधानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक की बात करते हैं। ये अप्रूव हैज बीन अप्रूव्ड बाय आरबीआई और ये इफेक्टिव हुआ है 3 अगस्त 2023 से। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ नवनिर्माण कोऑपरेटिव अर्बन बैंक विल ऑपरेट पार्ट ऑफ राजधानी कोऑपरेटिव, यानी कि जो नवनिर्माण कोऑपरेटिव अर्बन बैंक है अब ऑपरेट किए जाएंगे किसके नाम से, राजधानी कोऑपरेटिव अर्बन बैंक के नाम से इसको ऑपरेट किया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपके लिए अपडेट करना होगा ये सारी चीजें। ठीक है, इसका क्या है, आरबीआई हैज सैंक्शन द स्कीम ऑफ अमलगामेशन इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड अंडर द सब सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 44A रीड विद सेक्शन 56 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। यानी कि जो अमलगामेशन हो रहा है ये दरअसल किस एक्ट, आप क्या हो, ऑफिसर बनने जा रहे हो, आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो आपसे सीधे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाएगा, आप सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, ये जो बैंकों का अमलगामेशन होता है, एक बैंक दूसरे बैंक में अमलगामेट हो जाते हैं, वो दरअसल किस एक्ट के अंतर्गत होते हैं। तो गाइज आपको यहां पे याद रखना है, वो नाम क्या है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, 1949, ये ध्यान रखना है। आरबीआई इसी एक्ट के अंतर्गत किसी बैंक के ऊपर पेनाल्टी भी इंपोज करता है, याद रखिएगा, आरबीआई किसी भी बैंक के ऊपर पेनाल्टी इंपोज करता है तो वो यही एक्ट है आपका, ये आपको अपडेट रखना है। ठीक है, आरबीआई किसी बैंक का लाइसेंस कैंसिल करेगा तो दोस्तों यहां से उसके सारे राइट्स ले लिए जाते हैं, और आरबीआई लाइसेंस देता है तो आरबीआई एक्ट, अब मैटर करता है वो बैंक कौन सा है। अगर वो आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ध्यान से सुनिएगा, हम आपको अच्छे से अपडेट करा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई पेमेंट्स स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है, बात हो रही है, ध्यान सुनिएगा, पेमेंट्स बैंक है अगर कोई, ठीक है, अगर पेमेंट्स बैंक है तो इसको आरबीआई लाइसेंस देती है बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, ध्यान से अच्छे से अपडेट कर लीजिएगा, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 सेक्शन 22। इज दैट क्लियर गाइज, ये ध्यान रखना, पेमेंट्स बैंक को लाइसेंस, ठीक है, अंडर विच एक्ट, तो दोस्तों ये ध्यान रखना। अगर हम बात करें स्मॉल फाइनेंस बैंक, गाइज इट्स अ स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस किस एक्ट के अंतर्गत दिया जाता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस दिया जाता है सेम एज इट इज एज अबव, बिल्कुल समझ लो, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 सेक्शन 22. Is that clear guys? And what about the scheduled commercial bank? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स को लाइसेंस, तो गाइस इसको लाइसेंस दिया जाता है आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 2E के अंतर्गत। अब शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में आपके पब्लिक सेक्टर बैंक भी हो सकते हैं, आपके प्राइवेट सेक्टर भी बैंक आते हैं, आपके फॉरेन सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक्स भी आते हैं इसके अंडर में, ये ध्यान रखना है। क्लियर है गाइस? तो यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये सारी चीजें आपको अपडेट रखनी होंगी। यहां पर अगले पॉइंट को मूव करते हैं। आरबीआई हैज इम्पोज्ड लेट सबमिशन फीस ऑफ ₹2000 करोड़ ऑन हाउ मेनी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स फॉर डिलेड रिपोर्टिंग ऑफ देयर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आरबीआई ने अपने विदेशी निवेश की देरी से रिपोर्टिंग के लिए सार्वजनिक उपक्रमों पर 2000 करोड़ का विलंब शुल्क लगाया है। क्या लगाया है? लेट फीस लगाया है। ठीक है, आरबीआई ने इंपोज किया लेट सबमिशन फीस। ठीक है, कितने? तो गाइज इसका आंसर होगा देयर आर 4 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स।
नाम क्या है भाई? तो भाई उनका नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ 4 पब्लिक सेक्टर यूनिट which have an RBI imposed a late submission fee of 2000 crore rupees, ठीक है, फॉर डिलेड रिपोर्टिंग ऑफ देयर इन रिपोर्टिंग ओवरसीज। आप समझना, यानी कि कोई व्यक्ति है, इसने क्या किया है, इन्होंने निवेश किया है ओवरसीज में, यानी कि अब्रॉड में इन्होंने निवेश किया है, अब्रॉड में इन्होंने निवेश किया है, और ये इन्वेस्टमेंट, गाइज ध्यान सुनेगा, और ये इन्वेस्टमेंट अब्रॉड में निवेश किया, और ये क्या हुआ है, और इन्होंने किसको इन्फॉर्म नहीं किया है? आरबीआई को इन्फॉर्म नहीं किया इसके बारे में। आरबीआई ने बोला आप मेरे को नहीं बताए हो, आपने बाहर में ओवरसीज में निवेश किया, इन्वेस्टमेंट किया है, और एटलीस्ट मुझे तो पता होना ही चाहिए। इसलिए गाइस आरबीआई ने 2000 करोड़ का इनके ऊपर पेनाल्टी इंपोज किया। पर हेड इट्स 500 करोड़ रुपए का, 500 पर हेड, ये आपको याद रखना, 500 करोड़ रुपए का पर हेड का पेनाल्टी है। कौन कौन सी बॉडीज है? ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड। गाइज ये आपके क्या है? ये आपके नाम है, आप यहां पे देख सकते हो, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड आपको यहां पे दिख रहा है, ठीक है, एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड, ये आपको दिख रहा है। तो गाइज ये 4 नाम है जिनके ऊपर क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जिनके ऊपर क्या लगाया गया? पेनाल्टी लगाया गया। पर हेड का पेनाल्टी कितने का है? इट्स 200 करोड़ रुपए, 200 करोड़ का पेनाल्टी है, और ये 4 पब्लिक सेक्टर। अब रीजन क्या था? हमने जैसा कि आपको बताया, डिलेड रिपोर्टिंग फॉर देयर इन्वेस्टमेंट। इन्होंने डिले रिपोर्टिंग किया ओवरसीज इन्वेस्टमेंट में बताने से, इन्होंने लेट बताया किसको? इन आरबीआई को, कि भाई हमने क्या किया? निवेश किया है। अगला पॉइंट गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू एंड फॉर अपकमिंग एग्जाम्स। ओके, क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी वर्थ, यानी कि व्हाट इज द अमाउंट, इट्स अमाउंट यहां पे फिल करना है, अमाउंट वर्थ एनपीएस वेयर रिटन ऑफ मीन टू से इट्स डिस्काउंटेड, छूट, ठीक है, बाय शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स बिटवीन फाइनेंशियल ईयर 2015 एंड फाइनेंशियल ईयर 2023। गाइज अब यहां पर बात होती है कि 2015 से लेके, ओके, इज दैट क्लियर, 2015 से लेके 2023 फाइनेंशियल ईयर तक की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? 15 से 23 तक की बात हो रही है कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक एससीबीज, इसमें कितने लोन अमाउंट थे? व्हाट इज द अमाउंट, लोन अमाउंट, जिसको क्या कर दिया गया? राइट ऑफ कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राइट ऑफ कर दिया गया, ठीक है। अब बात होती है एनपीए की, ठीक है। अब ध्यान सुनना, व्हाट इज द एनपीए? एनपीए है क्या? अब यहां पे अच्छे से आप देख लो, आप बिल्कुल प्रैक्टिकली वे में। गाइस एनपीए की बात करें, एनपीए का पूरा नाम है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। एनपीए क्या होता है? देखो एनपीए में 2 चीजें याद रखना। हम लोग एनपीए किसको बोलते हैं? तो हम लोग कहते हैं कि बैंक के ऐसे एसेट्स जो बैंक को रिटर्न प्रोवाइड ना करे फॉर 90 डेज, ना तो प्रिंसिपल ना तो इंटरेस्ट, ये रिटर्न ये प्रोवाइड ना हो, बैंक इसको किस में मेंशन कर देगा? एनपीए में। हाउ मेनी डेज? आफ्टर 90 डेज। किसकी बात? 90 डेज के बाद इसको एनपीए में मेंशन कर दिया जाता है। इज दैट क्लियर? अब ध्यान सुनना, इसमें एक वर्ड यूज किया जाता है SMA 0, ठीक है, SMA 1 एंड SMA 2। यह आपके इंटरव्यू और एग्जाम दोनों का क्वेश्चन है। हमने बोला आफ्टर 90 डेज इसको मेंशन कर दिया जाता है एनपीए में। तो गाइज आफ्टर 90 डेज यानी कि 0 to 30 डेज, यानी कि पहला जो होगा फर्स्ट 30 डेज ये हुआ, ठीक है, सेकंड 30 डेज ये आपको याद रखना 31 डेज टू 60 डेज की अगर हम बात करें, और 61 डेज टू 90 डेज यानी कि 30 डेज, यानी कि 30 डेज 30 थे, 3 पॉइंट्स आएंगे, 30 डेज 30 डेज 30 डेज। इज दैट क्लियर? 30 + 30 60, 60 + 30 90, ठीक है, हाउ मेनी इक्वल टू 90 डेज। यहां पर हुआ 90 डेज के बाद क्या हो जाएगा? एनपीए। अब देखो, तो पहले यानी कि आपसे क्वेश्चन अलग अलग पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है कि एनपीए मेंशन्ड एट इन व्हेन एनपीए मेंशन्ड। अब आपको मेंशन कब किया जाता है? आपके ऑप्शन में है एनपीए 1, एनपीए 2, SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 0 या नन ऑफ द अबव, एज लाइक। आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि एनपीए इनमें से कब मेंशन किया जाता है? आपके ऑप्शंस क्या होंगे? व्हेन एनपीए मेंशन्ड, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। आपके ऑप्शन होगा SMA 1, SMA 2, SMA 3, SMA 4, SMA 0, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमको याद होता कि सर ने डिस्कस किया था 3 SMA 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 की बात करें तो हम लोग ऑप्शन लगा देते हैं SMA 3। दरअसल इट्स रॉन्ग, क्योंकि देयर आर SMA
टू, SMA 2 के बाद इसको किस में मेंशन कर देते हैं हम लोग? इट्स ए NPA। इज दैट क्लियर गाइस? याद रखना है, मेरी बात समझ में आई आपको? अब देखो एक चीज और याद रखना, अगर हम यही बात कर ले एग्रीकल्चर एनपीए में, एग्रीकल्चर में एनपीए कब जाता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन कि व्हेन एग्रीकल्चर मेंशन एनपीए, किसी भी लोन को एग्रीकल्चर कब एनपीए में मेंशन करता है? फिर ऐसे समझना, एग्रीकल्चर में कब मेंशन किया जाता है एनपीए, ठीक है? तो गाइस इसके लिए आपको ऐसे अपडेट करना है, इसमें हम लोग मेंशन करते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। क्या मेंशन करते हैं? शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, एंड एक मेंशन होता है लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। क्या मेंशन होता है? लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। इज दैट क्लियर? शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप एंड लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप। क्रॉप यानी कि फसल, तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप को 2 क्रॉप सीजन मेंशन किया जाता है। क्या मेंशन किया जाता है? इट्स अ 2 क्रॉप सीजन। एंड व्हाट अबाउट लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप? गाइस इट्स अ 1 क्रॉप सीजन। ये 1 क्रॉप सीजन के लिए इसको मेंशन किया जाएगा। देन इसको किस में मेंशन किया दिया जाता है? आपका एनपीए में। तो 2 क्रॉप सीजन के बाद दोस्तों इसको एनपीए में मेंशन किया जाता है, और 1 क्रॉप सीजन के बाद इसको एनपीए में मेंशन किया जाता है। इज दैट क्लियर? तो वैक्चुअल क्या होता है एग्रीकल्चर में एनपीए? अब मैटर करता है कौन सा क्रॉप है। अगर शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है तो 2 क्रॉप, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है तो 1 क्रॉप। इज दैट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, ये आपको अपडेट रखना होगा यहां पर, एंड आई होप कि चीजें क्लियर होंगी। तो कितना अमाउंट यहां पे किया है? तो इट्स 13 लाख करोड़, सॉरी 14 लाख करोड़, 14 लाख करोड़ रुपए आपका क्या कर रखा है इन्होंने? राइट ऑफ कर दिया है, ठीक है, माफ कर दिया है। किसके? तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स और कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी हैं, जितने भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स हैं, मैक्सिमम सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स का ही राइट ऑफ किया अभी, प्राइवेट सेक्टर के नहीं। अगला पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज साइंड बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक? भाई स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप के साथ किसने साइन किया है? बस ऐसे समझना। व्हाट इज बैंक इंश्योरेंस? गाइस व्हाट इज बैंक इंश्योरेंस? बैंक इंश्योरेंस इज अ कर सकते हो इज अ पार्टनरशिप, एज लाइक पार्टनरशिप विच बैंक एंड बिटवीन बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी। लाइक कैसे? आप ऐसा समझना, ये आपका इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, ये आपकी इंश्योरेंस, सॉरी ये इट्स अ बैंक, ये बस ऐसे यार, ये बैंक है, ये आपकी कोई इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, ये आपकी इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है। इसने क्या क्या, बैंकों के क्या है? बैंक के दोस्तों ये सारे कस्टमर हैं, बैंक की ये सभी के सभी क्या हैं? बैंकों के कस्टमर्स हैं, ठीक है, ये सभी बैंकों के कस्टमर हैं, ये ध्यान रखना आप लोगों ने। इन्होंने क्या किया? अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट किसको बेचा? इन बैंक को दिया। बैंक को बोला कि भाई आपके पास कस्टमर बहुत ज्यादा है तो आप मार्केट में अपने कस्टमर को ऑफर करो। बैंक ने ये सारा प्रोडक्ट किसको बेच दिया? अपने कस्टमर को। अब इसमें 100 रुपए की कमाई हुई, यानी अर्निंग कितनी हुई यार, कितना आया अर्निंग? इट्स 100 रुपीज। 100 रुपीज में से 10 रुपीज कौन ले लिया? इट्स बैंक, बैंक ने दे लिया भाई अपना प्रॉफिट 10 रुपीज। बाकी का 90 रुपए किसका हो गया? इट्स इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि वो इंश्योरेंस कंपनी है, अब जिसका 90 रुपए हो गया। अब इस केस में क्या होता दोस्तों, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें बैंक अपने कस्टमर को आप प्रोडक्ट ऑफर करता है, इंश्योरेंस कंपनियों के प्रोडक्ट ऑफर करता है और उसके एक सर्टेन कमाई होती है उसकी, यही प्रोसेस कहा जाता है बैंक इंश्योरेंस। यही आपका जो चीज हुआ, यही आपका बैंक इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनियों को क्या हुआ? अपना नया कस्टमर मिल गया और उनका बिजनेस हो गया 90 रुपए से। तो गाइस वही चीज है बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप, ठीक है, विथ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ किसने किया है? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने। किसने किया है डियर? स्टार हेल्थ इंश्योरेंस ने किया है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ पार्टनरशिप। किसके लिए? बैंक इंश्योरेंस के लिए। अगला पॉइंट, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द हाईएस्ट पेड बैंक चीफ एग्जीक्यूटिव इन फाइनेंशियल ईयर 22-23? भाई सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड कौन है? पेड बैंक चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है? सीईओ, ठीक है। तो हाईएस्ट पेड है आपके शशिधर जगदीशन फ्रॉम एचडीएफसी बैंक। देखो पहले हैं आपका एचडीएफसी बैंक, फिर आपका आएगा कौन? एक्सिस बैंक, फिर आ जाएगा आईसीआईसीआई बैंक, ठीक है। आप यहां पे देख सकते हो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या, एचडीएफसी बैंक के जो एमडी एंड सीईओ थे उन्होंने 10.55 करोड़ ओवरऑल पे रिसीव किया विद इन 1 ईयर। एक्सिस बैंक के जो अमिताभ चौधरी थे इन्होंने 9.75 करोड़ पे आउट लिया विद इन 1 ईयर, और अमिताभ चौधरी हैं आईसीआईसीआई बैंक के, इन्होंने लिया 9.6 करोड़ पर ईयर, यानी कि एक साल में इनका ये रहा। तो 3 बैंक हैं, एचडीएफसी, एक्सिस एंड आईसीआईसीआई, टॉप अर्निंग, यानी कह सकते हो कि हाईएस्ट पेड बैंक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अगला पॉइंट, इन अगस्त 2023 आरबीआई हैज प्लेस्ड अ फाइन ऑन हाउ मेनी कोऑपरेटिव बैंक्स फ्रॉम महाराष्ट्र फॉर डिफिशियंसीज इन रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस।
रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस देयर आर 3। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंसेस में कितने बैंक थे जो महाराष्ट्र से कोऑपरेटिव बैंक थे जिनका आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल किया? देयर आर 3। ओवरऑल 4 थे, 4 थे जिसमें से महाराष्ट्र से एक था और एक रहा था आपका बिहार से। एक कहां से रहा था? बिहार से। आप देख सकते हो द नेम्स तपिंदु, इट्स तपिंदु एक्चुअली, तपिंदु अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, इस्लामपुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, महाबलेश्वर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एंड मंगल कोऑपरेटिव बैंक। अब मॉनेटरी पेनाल्टी 1 लाख हैज बीन इंपोज्ड ऑन तपिंदु अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। कहां पर है ये? पटना में। बाकी के इसके अलावा जितने भी हैं सारे के सारे आपके कहां थे? बिहार के थे। Which payments bank, महाराष्ट्र से, which payments bank has launched India's first eco-friendly debit card? गाइज, इको फ्रेंडली मतलब पहले जो कार्ड हमारे बनते थे, आप सभी बैंकर हो, आप सभी जानते होंगे, जो कार्ड आता है वो पीवीसी का बना होता है। किसका बना होता है? पीवीसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी? पीवीसी का पूरा नाम है पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है? इट्स पॉलीविनाइल, ठीक है, विनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड ऐसे आते हैं, क्लोराइड, ठीक है। अब जो होगा, अब वो हो जाएगा आरपीवीसी, रिसाइकल्ड पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड से जब बनता था तो उसमें पानी की आवश्यकता होती थी, वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे आता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती थी, ठीक है। तो गाइस, इट्स एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एयरटेल पेमेंट्स बैंक आपको याद रखना है। एयरटेल पेमेंट्स है इंडिया फर्स्ट पेमेंट्स बैंक, ठीक है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक इंडिया का सबसे पहला पेमेंट्स बैंक है, तो ये ध्यान रखना आप सभी लोग। और ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक है जिसने सबसे पहले इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड इश्यू किया, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन नहीं होगा और कार्बन एमिशन जो होगा वो लगभग 350 तक मतलब सेव किया गया इसको बनाने में, मतलब बहुत कम होता है, और पीवीसी कार्ड में बनाने में बहुत ज्यादा होता है, और 6.6 मिलियन वाटर यूज किए जाते हैं पीवीसी कार्ड को बनाने में, तो वो पानी बच गया हमारा, ठीक है। तो गाइज, यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको अपडेट रखना है। ये रहे आपके टॉप 10 न्यूज, बैंकिंग न्यूज या फिर बैंकिंग एमसीक्यूज आज के। एंड आई होप कि आपको ये सेशन मजेदार लगा होगा। गाइज, यहां पर आप देख सकते होंगे आपको कैसा लगा, और ये बैच इसी के रिगार्डिंग बिल्कुल सेम एज इट इज बैच चलेगी हमारी, ठीक है। आज से हमारा ओरिएंटेशन क्लास था, आज आप देख सकते हो, आप जुड़ सकते हो इस कोड के साथ फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट ये, और यहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। आपको कुछ करना नहीं, आपको जाना है, कैसे आपको इनरोल कराना है वो आप देखते चलो। अब बिल्कुल सिंपल वे में आप आराम से एडजस्ट कर सकते हो, किसी कॉल या कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको जाना है अड्डा 24/7, कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होके आएगा। इज दैट क्लियर? देन उसके बाद आपको देखो यहां पे सर्च करना है एसबीआई सीबीओ, कहीं दिख रहा है आइकन्स, ये देखो ये एसबीआई सीबीओ का दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना। एसबीआई सीबीओ दिख रहा है, ये आपका बैच है, सर्कल बेस्ड ऑफिसर का बैच है, 3999 का अमाउंट शो कर रहा है। दिमाग नहीं लगाना आपको जाना है व्यू ऑफर्स पर, आपको कोड अप्लाई करना है यहां पर, इट्स Y307, Y वही कोड है, Y307, अप्लाई इट एंड देखो आप, ये आपका हो जाएगा कि यहां पर, एक मिनट, वी ऑफर्स पे जाओ, कूपन कोड अप्लाई करो Y307, ठीक है, इसको अप्लाई कर देते हो आप, देखो ये हो जाएगा 3679 का। अभी केवल इतना ही नहीं, आप इस चीज को, दरअसल इस पॉइंट को आप और अच्छे से कैटर कर सकते हो, आप कुछ और डिस्काउंट ले सकते हो और पैसा सेव कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन पर जाना है। किस पे जाना है? तो आपको एप्लीकेशन पर जाना है, तो एप्लीकेशन के थ्रू आपको 1% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएगा। कोड आपको यही याद रखना है, 307 कोड। कूपन कोड लगाने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट होगा, यानी कि ये अमाउंट जो है इससे कम आके आ जाएगा आपका 3500 के अप्रॉक्स में, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हो गाइस, ये आपको कोड लगाना है, ठीक है, फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। ओके दोस्तों, तो थैंक यू गाइस, हैव ए ग्रेट डे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, हम फिर से मिलेंगे कल में आपको रात 9 बजे ही। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। और आप सभी को कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो मेरे को आप। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। और